साथ बातचीत करेंगे ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनी, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी बनती है, यानी जो फॉसिल फ्यूल से या कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनती, उसको फाइनेंस करने वाली कंपनी इरेडा। इसकी हाल में लिस्टिंग हुई, अभी मुश्किल से 2 हफ्ते इसकी लिस्टिंग के हुए हैं और इसने तूफान मचा रखा है मार्केट में। इतने सॉलिड रिटर्न कंपनी दी है कि 32 रुपये वाला IPO आज 101 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, 19% ऊपर है आज भी स्टॉक। क्या हुआ ऐसा, क्यों इतनी तेज़ी है, क्या कंपनी में कुछ बदल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हाल ही में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो B2C में लैंडिंग शुरू करेंगे, मतलब यानी एकदम कंज्यूमर लेवल पे, और एक PM कुसुम योजना होती है जिसमें रूफटॉप सोलर पैनल ये सारी चीज़ें होती हैं, उस पे ले कंपनी काम करेगी। 58 करोड़ का इन्होंने एक लोन ट्रंच दे भी दिया है। बातचीत करेंगे CMD प्रदीप कुमार दास जी से। दास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तूफान मचा रखा सर आपके कंपनी ने, क्या हो रहा है ये? नहीं, असली में तूफान हम लोग नहीं मचाया। इन्वेस्टर का ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड रादर थोड़ा जो अवेयरनेस बढ़ा है लिस्टिंग के बाद, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट के लिए जो कंसर्न है उसको समझने में हुआ है। अभी कॉप का भी मीटिंग हुआ रिसेंटली, इसका पहले G20 हुआ, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ट्रस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन में फोकस किए हैं, और हमारा मंत्रालय भी निरंतर काम कर रहा है। हम लोग 36 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं। हालांकि अभी लिस्टिंग हुए हैं, तो लिस्टिंग होने से थोड़ा आम पब्लिक को ज्यादा जानकारी हुआ है। तो मेरा मानना है कि जितना ज्यादा जानकारी, जितना समझ उस सेक्टर के लिए आएगा, उतना बड़ा दायित्व तो आगे भी लेंगे। ये सिर्फ शेयर में निवेश वाली बात नहीं, इसमें 2 तरह का कंट्रीब्यूशन आता है, एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, एक एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन। जो एनवायरमेंट वाला कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा महत्व है। हम कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, अगर हम वातावरण को बचा नहीं पाएंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव नहीं करेंगे, तो हम किसके लिए इन्वेस्ट करेंगे शेयर बाजार में? दास साहब ये बताइए, नहीं ये तो ठीक है, जब IPO आया तो मैंने ही आपसे बातचीत की थी, डिटेल में आपने समझाया था, लगभग सारे मीडिया हाउसेज में आपकी बातचीत सबने समझ लिया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो आज नहीं समझ पाए होंगे, या लिस्टिंग से अब तक बहुत सारी चीज़ें अनवील हुई होंगी जो आप उस समय आप रिस्ट्रिक्टेड थे तो आप बोल नहीं पा रहे थे। क्या बदला है पिछले 10 दिन में? एक तो ये कुसुम योजना जो आपने कहा कि इस पर भी फाइनेंसिंग होगी, दूसरा आप एक का MSME की तरफ आप करें कि एक डुअल मॉडल लेके आएंगे, ये सब क्या, जरा समझाइए क्या इनकी वजह से? देखिए, स्टॉक्स में नहीं करूँगा, आप स्टॉक पे कमेंट करें, लेकिन लोगों के मन में आता है भाई ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं आ रहा किसी के। तो क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं पिछले 10-15 दिनों में? पहले तो हमारा साइज बहुत छोटा था, तब 67 करोड़ शेयर मार्केट के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। और बस चले, अगर सारे कंट्री का सिटीजन को एक एक शेयर लेना हो तो भी हमें 142 करोड़ का शेयर चाहिए, ठीक है, सबको अगर कंट्रीब्यूशन करना है एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन इन्वेस्टमेंट। चलिए, जो ओपनिंग से और अभी का बीच में बात हुआ है, हम लोग सिर्फ यही बोले थे कि हम अब फोकस्ड फुल वे में डेवलपमेंट करेंगे रिटेल सेगमेंट को। हम रिटेल में ऑलरेडी साल भर से काम किए हैं। रिटेल जब बात करते हैं, रूफटॉप सोलर और ये इसका कुसुम योजना, कुसुम जो है हमारा फार्मर से, कृषक है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी वाले अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है, कुसुम स्कीम बना है, 2019 से स्कीम आया है, लेकिन अभी तक जिस तरह का पुश या सपोर्ट या अचीवमेंट होना चाहिए, थोड़ा हम स्लो है उसमें। तो जिसके कारण ये, क्योंकि आप अगर देखेंगे लास्ट 36 साल में 27-28 साल तक सिंगल हैंडेडली इरेडा डेवलप कर रहा था। तो अभी जो सेक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे वैनिला आ रही है, सोलर, विंड, हाइड्रो, उसमें बाकी लोग आके लैंडिंग करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो इमर्जिंग है उसमें नहीं होते हैं। कुसुम सोलर का है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। एग्रीकल्चर सोलराइज जब करेंगे, एग्रीकल्चर हमारा इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है GDP ग्रोथ के लिए ना। हम उस सेक्टर में जब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, उनको भी एक भागीदारी मिलेगा। बट नॉर्मली हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं हो पाता है, वो बैंकेबिलिटी का इशू आता है। बहुत सारा जगह में लोन व्यवहार होता है। दास साहब, मुझे बताइए, कुसुम योजना में क्या करेंगे आप लोग, क्या होता है, क्या करेंगे? एकदम आसान भाषा में समझाइए हमें। सर देखिए, इसमें जो है सोलराइजेशन ऑफ पंप्स और फीडर लेवल का जो ये पंप सेट है, और पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका सारा, जैसे आज डीजल पंप लगा होगा,
या इलेक्ट्रिसिटी जो लगा होगा थर्मल का होगा, हम उसको सोलराइज कर देने से एक तो आज जो डीजल यूसेज या थर्मल होता है जो कार्बोनाइज हो रहा है, पहला बात होगा डिकार्बोनाइज। बट इशू क्या आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर लैंड है वो कोलेटरल के लिए माना नहीं जाता है ना। दूसरा, बहुत जगह में फार्मर लोग को ऐसे ही ऋण मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन जो मुक्त होता है पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा ना। तो स्टेट राज्य सरकार या कोई भी सरकार अगर ये अनाउंस करते हैं कि हम आपको ये इतना सब्सिडी दे देंगे, ये करेंगे या ऋण मुक्त कर देंगे, बट बजट में प्रोविजन होना जरूरी है। जब आप बजट में प्रोविजन करेंगे तो सही मायने में उनका अनाउंसमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। अधिकतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो इतना उनका आउटस्टैंडिंग लोन बुक बढ़ गया था, लास्ट सितंबर अगर एक साल पहले देखेंगे तो 1,35,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था, वो लास्ट सितंबर में घट के 67,000 करोड़ तक आ चुका है। क्योंकि जो लेट पेमेंट सरचार्ज चार्जेस का एक नया स्कीम बनाया सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, प्लस जो रिफॉर्म्स स्कीम दूसरा लेके आए डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को रिफॉर्म करने के लिए, उसका नतीजा हुआ लेट पेमेंट का सरचार्ज के चलते आउटस्टैंडिंग ड्यूज घट के इतना कम हुआ है। उसमें ये तो मापदंड जो रखा गया है कि आपको जितना कोई भी सरकार कोई भी अनाउंसमेंट करता है जो भी देने के लिए सब्सिडी, पहले बजटरी प्रोविजन रखे। अगर बजटरी प्रोविजन रख के आप अनाउंस करेंगे तो वो इकोसिस्टम में कहीं फाइनेंशियल डेट नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता था, ये अकोमुलेशन होता था, वहां पे फ्री होता था। तो दास साहब ये बताइए कि जैसे ही कुसुम योजना या रूफटॉप में सोलर पैनल लगाते हैं लोग, तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, आप इसकी फाइनेंसिंग करेंगे। अगर कोई डायरेक्टली जाके ले तब भी आप उसकी फाइनेंसिंग करेंगे? देखिए, रिटेल के लिए आज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, हम रिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रिटेल को कैसे किए हैं, जैसे हमने ई रिक्शा को फाइनेंस किए हैं, साल भर हो चुका है, जो एनसीआर में, नॉर्थ ईस्ट में, बनारस में वहां चल रहा है। एक छोटा एनबीएफसी हमारे पास आए जो ऑलरेडी उस स्पेस में काम कर रहे थे, उनका जो रेट लग रहा था 28 से 34-36% का रेट लग रहा था। एक तो गरीब रिक्शा वाला, उनको उतना ऊंचा रेट कैसे उनका वाइबिलिटी होगा ना, उसमें तो एनपीओ होने का भी चांस रहेगा। तो हम लोग उनका साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके लाइन ऑफ क्रेडिट उनको 50 करोड़ का दिए, लगभग 74,000 रेट ई रिक्शा का सपोर्ट के लिए ना। वो 50 करोड़ उन्होंने पूरा कर दिए। बट उसका नतीजा क्या है, हमने कैप लगाया कि आप 18% से ज्यादा नहीं करेंगे। अब वो 17.76% जो लगभग लास्ट उनका आंकड़ा दिए थे, उसी में सीमित रखे। तो उसको देखिए, जो 34 अगर मान ले होता था या 28 हो रहा था, आज 17, 17.5, 18 पे आ गया, लगभग आधा हो गया। और ये सबसे गरीब से गरीब लोग, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, इकोनॉमिक वैल्यू चेन में लास्ट ले गए, उनको मिला। 50 करोड़ का हमारा था, उसमें हमारा लगभग 47,000 करोड़ का लोन बुक सितंबर का अगर देखें, उसमें से 50 करोड़ एक बहुत छोटा मायने रखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा सोशल इंपैक्ट हुआ। सिमिलरली दास साहब, ई रिक्शा हो गया या कुसुम के तहत सोलर पंप हो गए या रूफटॉप पे पैनल हो गए या कोई और चीज़ हो गई जो ग्रीन एनर्जी से चलती है, उसके लिए आप इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब आपने एक एजेंसी को पकड़ा है, कंपनी को, उसको आपने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उसने रिक्शा को फाइनेंस किया, तो एक तरीके से आप ही फाइनेंस कर रहे हैं उसको, में बीच में आपने एक एजेंसी रखी है। ये अभी तो बहुत छोटा आप बता रहे हैं, 50 करोड़ 60 करोड़, लेकिन ये आप मुझे अंदाज़ा लगाइए, बताइए कि कितना बड़ा मार्केट है जिसमें आप ये एकदम फुल फ्लेजेड ऑल आउट घुसने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट उसी को डिस्काउंटिंग कर रहा है। देखिए, ये मार्केट साइज जो है लगभग 1 लाख करोड़ का है, जिसमें हम रूफटॉप सोलर और कुसुम का अगर खाली 2 को जोड़े। इसका अलावा भी ई स्कूटर है, ई टू व्हीलर है, ई 4 व्हीलर है, ये भी टू सम एक्सटेंट रिटेल में भी रहेंगे। ई टू व्हीलर की फाइनेंसिंग करेंगे आप? करेंगे, लेकिन हमारा मॉडल वही होगा कि हम किसी दूसरे के थ्रू हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा उतना नेटवर्क या स्ट्रेंथ वो सब है नहीं। एक ही बात है सर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बीच में कंपनी आ जाएगी, वही रेडर्स पैसे लेगी, इधर बांटेगी, तो धंधा तो आपका ही चल ना सर। हाँ, आप आगे कंटिन्यू करिए। नहीं, बेसिकली क्या है, हमारा एक्सपर्टीज जो 36 साल का है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर, नुआंसेस को समझना, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, दोबारा दोहराऊंगा, 36 साल में अगर सितंबर तक का आंकड़ा देखें, हम लोग 1,07,000 करोड़ का सपोर्ट किए हैं, और उसमें क्यूमुलेटिव राइट ऑफ सिर्फ 203 करोड़ है, और जहां पे 77% हमारा प्राइवेट सेक्टर लोन बुक है, और लार्जली हमारा इमर्जिंग स्पेस में काम किए हैं। इतिहास में देखेंगे 25-27 साल तो हम अकेले ही कर रहे थे। तो ये सब करने का बावजूद एसेट क्वालिटी अगर हम इतना अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, सर B2C का क्या टारगेट आपने रखा है कि कितना आप फाइनेंस करेंगे अगले 1-2-3 सालों में? नीरज जी, सच बात है, तो हमने कभी कोई नंबर का टारगेट नहीं किया, हमने प्रॉफिट का भी टारगेट नहीं किए थे। लास्ट कुछ तो सोचते होंगे कितना बड़ा करेंगे इसको।
नहीं सी हमारा बोर्डरूम मेन में ऐसा थोड़ी कि खाली मुझे पता है दास साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बोर्डरूम में आप लोग डिस्कस करते होंगे कि यार ये वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया है, चलो इसको और बड़ा करते हैं, कुछ तो दिमाग में होता होगा ना। क्योंकि हमारा जो नेटवर्थ है ना, हाँ, हमें बहुत कम समय में पूरा 7 टाइम लिवरेज कर देंगे, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क बचेगा भी नहीं। इस तरह का मार्केट साइज है, क्योंकि टोटल 46 लाख करोड़ का लगभग जरूरत पड़ेगा 2030 तक। अगर हमें ई मोबिलिटी उनका रिलेटेड इंफ्रा को माइनस करते हैं 14 लाख करोड़, तो 32 लाख करोड़ आपका जो वैनिला आ रही है एंड इमर्जिंग आ रही इसमें लगेगा। तो उसका 75% कर देंगे तो 24 लाख करोड़ का देना है, उसका आधा कर देंगे 12 लाख करोड़ जो एनबीएफसी स्पेस से आएगा। हमारा जो अभी बुक है हम उसको 7 टाइम लिवरेज करेंगे, 7,500 करोड़ का करीब हमारा नेटवर्थ हो चुका है ना, उसको 7 टाइम्स हम लिवरेज करेंगे क्योंकि ट्रिपल स्टेबल रेटिंग भी रखना है सो दैट हम चीपेस्ट बोरोइंग कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास अभी ये रहेगा, हमारा नेटवर्क हम कैसे भी लिवरेज कर लेंगे, उसके बाद हम जॉइंट होल्डिंग करके उससे फीस बेस इनकम भी कमाएंगे जहां पे जॉइंट लैंडिंग होगा। दूसरा, ये जो रिटेल स्पेस में क्योंकि रिन्यूएबल को लेके थोड़ा डर है क्योंकि चैलेंजेस है, अनसर्टेनिटीज है, बट उसी चैलेंजेस अनसर्टेनिटी को करते हुए इरेडा सारे मापदंड को रखते हुए आरबीआई का गवर्नेंस का फुल्ली कंप्लाई करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो हमारा मेन मुद्दा वही रहेगा, हम करेंगे, नंबर तो सब ऑटोमेटिकली इमर्ज होता रहेगा। हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए हैं पहले भी ये, अभी फिलहाल हम ज्यादा उसमें नंबर पे नहीं जा रहे, हमारा ज्यादा फोकस रहेगा हम उसको बैंकेबिलिटी कैसे करें। अगर ये बैंकेबिलिटी हो जाए बहुत सारे लेंडर और भी आएंगे, वही इरेडा का मकसद है। इंटरेस्टिंग है। तो आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलती है, ग्रीन एनर्जी से चलती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी से चलती है, उसमें B2C में आपको कोई दिक्कत नहीं है, भले ही बीच में कोई एक एजेंसी हो जिसके थ्रू आप ये प्ले करेंगे, और इसी को शायद मार्केट डिस्काउंट कर। मेरे घर में अगर मिक्सी में चलाऊँ सोलर से तो आप कर देंगे ना फाइनेंस इनडायरेक्टली। मैं अपने घर का अगर कोई होम अप्लायंस चलाऊँ सोलर एनर्जी से, तो जिससे मैं लोन लूंगा उसको आप लोन करेंगे, राइट? उसको हम इनडायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। अरे बात तो वही है। जी जी। देखिए, इसके लिए हमारा 2-3 चीज का इंप्रूवमेंट जरूरी था। एक तो गवर्नेंस देना था और डिजिटाइज करना था। जैसे हमने ऑफिस खोला 6 महीने पहले, उसको हमने 0 पेपर ऑफिस बनाया, फुल आईटी मोड में है। अब उसको फर्दर एक्सपैंड करना है, तो हमें सेंसिबली नॉलेज पार्टनर भी रखना है और बिजनेस पार्टनर भी रखना है, सो दैट इस सेक्टर का नुआंसेस में हमारा मास्टरी नहीं है, वो मास्टरी भी हमें गेन करना है। तो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों साथ में होगा, तो थोड़ा स्लो होगा बट स्टडी होगा, ये हमारी उम्मीद है। बिल्कुल दास साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आपका विज़न है आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे और काफ़ी बड़ा कर पाएंगे। देखिए, लोगों को समझना चाहिए कि आरईसी की स्टोरी जब शुरू हुई थी तो वो केवल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फाइनेंस करते थे, अब वो मेट्रो फाइनेंस करते हैं, वो ब्रिजेस फाइनेंस करते हैं, अलग अलग चीज़ करते हैं। वैसे ही इरेडा भी अब अपने एम्बिट को बहुत बड़ा कर रही है और उसके तहत फाइनेंस करेगी। कंडीशन सिर्फ एक है कि वो रिन्यूएबल और ग्रीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी होनी चाहिए, तो इसलिए शायद मार्केट इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप शर्मा साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप नए नए अनाउंसमेंट करिए, फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे, और अब हम लोग एनुअल रिजल्ट में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या स्थिति इसमें बनी। बहुत शुक्रिया शर्मा साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इरेडा में इस तूफानी तेज़ी क्यों है, ये आपने मैनेजमेंट के मुँह से सुन लिया कि उनके पास कितनी लाखों करोड़ की अपॉर्चुनिटी, और अभी तो उन्होंने शुरुआत की सिर्फ इसकी, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे AAA के तहत ही लोन देना है, और कैसे इसको बेटर मैनेज करेंगे वाया एजेंसी, ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसीलिए शायद स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।